अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, इलेक्शन 2024 की आमद है। 8 फरवरी जूं करीब आता जा रहा है, इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। अब लोगों को यकीन हो गया है कि इलेक्शन होने ही वाले हैं और आजकल सियासी डेरों पर रश तो नहीं है, लेकिन जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वहाँ काफ़ी रश होता है, या बहुत सारे उम्मीदवार कहीं घर में अकेले उनको पकड़ना पड़ता है, कहीं कॉर्नर मीटिंग में को मिल जाता है। तो आज हम मुलाकात करेंगे आपकी मुख्तलिफ उम्मीदवारों से, जो भी आज हमें मिल जाएंगे, क्योंकि इतने बिज़ी हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसको कहाँ पकड़ा जाए। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों से। आइए सबसे पहले चलते हैं, अभी हमारी बात हुई है मियाँ ताहिर जमील से, साबिक़ MP हैं, मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा हैं। आइए उनसे मिलते हैं। जी, मियाँ ताहिर जमील साहब को ढूंढते ढूंढते हम सिंधु टाउन पहुँचे हैं और आजकल वाकई ढूंढने वाली बात है, इतने बिज़ी होते हैं सारे सियासतदान। तो सिंधु टाउन में मियाँ ताहिर जमील साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मियाँ साहब, बड़ी कैंपेन माशाल्लाह, कैसी जा रही कैंपेन? किधर आए हुए? शुक्र है, ये मोहल्ला सुहेलाबाद है और संधू टाउन है, यहाँ का हम पैदल विज़िट कर रहे थे और रफ़ाकत गिल साहब हमारे पुराने मुस्लिम लीगी साथी थे, लेकिन हमारी किसी वजह से ये PTI में चले गए थे, तो इनको वापस अपने साथ काफ़िले में शामिल करने के लिए इनके घर पे आए हैं। इसी तरह ये आमिर काउंसलर है, यहाँ का मुतलका काउंसलर है इस वार्ड का, ये भी PTI में चला गया था, इसको भी वापस लेकर आए हैं। इन दोनों अहबाब का शुक्रिया, ये अपने साथियों समेत हमारी हमायत का इन्होंने आज ऐलान किया है। तो इसी तरह डोर टू डोर कैंपेन जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का पैगाम घर घर पहुँचाएँ और नवाज़ शरीफ ने जो काम किए हैं कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो मोटरवे का जाल बिछाया है, जो लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया है, जो नई यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस फैसलाबाद के अंदर बनवाए हैं, यहाँ पर भी इस इलाके में भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने यहाँ पर डिग्री कॉलेज एक बना के दिया है बच्चियों के लिए। इसी तरह यहाँ के जो स्कूल हैं वो उन्होंने अपग्रेड कराए थे। इस इलाके के लिए भी हमने स्कूल बनवा के दिया था। यहाँ पर जो गलियाँ बनी हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में बनाई गई। यहाँ पर जो सीवरेज डाला गया है वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में डाला गया। और सबसे बड़ा जो सुई गैस है, सुई गैस जो अब जिसकी शॉर्टेज है, वो तमाम लाइनें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ही यहाँ पर डाली गई हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के हामी हैं और साथी हैं। और हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोगों का कि लोग हमारे साथ आ रहे हैं और एतमाद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे वर्करों की वजह से, मेरी टीम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस इलाके में कोई परेशानी नहीं है। आपने जो 2018 का इलेक्शन था उसमें भी आप जीते थे, MP मुंतखब हुए। अब 2024 है, क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ इलेक्शन मुख्तलिफ है उससे? देखिए, मसला ये है कि 2018 के इलेक्शन में महंगाई नहीं थी, 2018 के इलेक्शन में बदअखलाकी नहीं थी, 2018 के इलेक्शन में तरक्की जो थी वो अरूज पर थी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, अब इसके अंदर देखें कि हर इलाके से एक ही आवाज़ आती है कि हमारे घर में सुई गैस नहीं आ रही। कुछ लोग कहते हैं कि आटे का रेट जो है वो 150 रुपये किलो है, घी का रेट 600 रुपये किलो है, चीनी जो है वो 140 क्रॉस कर चुकी है। आप देखिए कि लोग जो हैं, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। और ये तमाम जो आबादियाँ हैं डोगर साहब, ये तमाम आबादियाँ जो हैं ये गरीब लोगों की आबादियाँ हैं और ये बेचारे 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं और इनका जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हम अब इंशाल्लाह जब हमें लोग हम पर एतमाद करेंगे, हमें वोट देंगे, तो हम इंशाल्लाह इनको महंगाई का सद्देबाब करेंगे, हम सुई गैस का जो नया मुआहदा है वो करेंगे और इस इलाके की बेहतरी के लिए, जहाँ पर सीवरेज का इशू है, पीने वाले पानी का इशू है, गलियों नालियों का इशू है, बच्चियों के स्कूल का इशू है, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। और यहाँ पर कब्रिस्तान की भी डिमांड की जा रही है कि इस इलाके में, क्योंकि ये अनडेवलप एरिया था, इस इलाके में कब्रिस्तान की जगह नहीं छोड़ी गई। तो अच्छा, कब्रिस्तान के लिए भी हम कोशिश जो पिछला दौर है वो उसमें आप MP रहे, तो ये सारे मसाइल हल क्यों नहीं करवाया आपने पहले? नहीं, देखिए, मैंने तो इनको यहीं पे इनके घर के सामने आप देख रहे हैं कि पार्क बनवा के दिया, इनको मैंने मॉडल बाज़ार बना के दिया,
बदकिस्मती से मेरा हलका यहाँ से बदल गया था, जिसकी वजह से जो तरक्की की स्पीड थी वो रुक गई, स्लो नहीं हो गई बल्कि रुक गई। आज भी करोड़ों रुपए लगाकर ये जो मॉडल बाज़ार है, इसमें बच्चियों के लिए दस्तकारी स्कूल था, इसमें फ्री डिस्पेंसरी थी, इसमें जो सब्ज़ी फरोश हैं उनके लिए स्टॉल थे, इसमें बच्चियों की शादियां करने के लिए एक जगह मुख्तस की गई थी। आज भी वो देखें कि अनकम्प्लीट पड़ा है, करोड़ों रुपए उस पर लगे थे, वो खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। तो ये नालायकी थी पंजाब गवर्नमेंट की और बुज़दार फैमिली की। मैं तो फैमिली कहूँगा कि बुज़दार साहब ने जिस तरह अपने ख़ानदान का बेड़ा गर्क किया था, उसी तरह उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, हमारे इलाके का बेड़ा गर्क किया। हमारे इलाके में पीने के पानी के जो पाइप डलने थे वो नहीं डल सके। तो ये हमारे मंसूबे थे जो उनको पाया तकमील तक पहुंचाने चाहिए थे, लेकिन वो इस वजह से उन्होंने कंप्लीट नहीं किए कि ये मुस्लिम लीग नून के मंसूबे हैं, इनको उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रखा। मियां साहब, एक बड़ा हम आपको शायद मुश्किल पेश आ रही हो, लोग तो ये जो केयर टेकर सेटअप है इसको मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का वो समझते हैं तसलसल है, जो पिछली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो वो समझते हैं कि उसी का तसलसल है, तो वो एक तरह से महंगाई का ज़िम्मेदार नून लीग को समझते हैं। तो आप आम वोटर को ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि इसके असबाब कुछ और भी थे? जी बिल्कुल, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि महंगाई जो है ये IMF के मुआहदे की वजह से हुई है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो सब्सिडी दी जाती थी उसका कोई अल्टरनेट हल भी निकाला जाता था। लेकिन PTI की हुकूमत में आप देखें कि 17% जो GST वसूल किया जाता था वो तमाम जो बिज़नेस सेक्टर है वो उसको वापस कर दिया जाता था, रिबेटें वापस मिली लोगों को। बिजनेसमैन जो थे वो अमीर से अमीर तर हो गए, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो गया। आज क्यों जो हमारे गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, जो छोटे लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं, वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं? इसकी वजह उनकी बैड पॉलिसियाँ थी। वो कर्ज़ा लेते रहे, कर्ज़ा ले लेकर आवाम के ऊपर बोझ डालते रहे, मगर वो कर्ज़ा जो था वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करने के लिए अपने इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें बांटते रहे, और उसके वाज़िया सबूत मौजूद हैं। आप देखें कि नदीम बाबर साहब हमारे मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अरबों रुपए का डाका मारा, अरबों रुपए का है। उनके खिलाफ अभी भी इंक्वायरी चल रही है, अभी भी मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो है आप देखें कि वो तो सिर्फ PTI ने काम ही सिर्फ एक किया है आपके सोशल मीडिया। सॉरी, आपके मिनिस्टर हैं? नहीं, हमारे मिनिस्टर नहीं, वो पाकिस्तान के मिनिस्टर थे। व्यूअर्स ने समझना कि आपने कहा ना हमारे मिनिस्टर हैं। नहीं, वो हमारे पाकिस्तान के जैसे भी मुसल्लत रहे हैं हम पर। नहीं, मैंने कहा व्यूअर्स ये ना समझना कि आपके मिनिस्टर से जो करप्शन जैसे भी उनको हम पर मुसल्लत किया गया, तो वो पाकिस्तान तो हमारा है, हम पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई अच्छा काम होगा, बुरा काम होगा, उसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मज़दूरों के साथ, पाकिस्तान के गरीब लोगों के साथ, पाकिस्तान के किसानों के साथ पिछले 5 साल के अंदर जो ज़्यादतियाँ की गई हैं महंगाई की सूरत में, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और अब भी हम जब हलकों में जाते हैं तो लोगों को कायल करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारी जो हुकूमत थी उसके अंदर आपको 8 रुपये यूनिट बिजली मिलती थी, हमारी जो हुकूमत थी उसमें आपको 45 से 50 रुपए चीनी मिलती थी, हमारी हुकूमत थी तो आपको 35 रुपए किलो आटा मिलता था, हमारी हुकूमत थी जो घी अब 600 रुपए किलो है वो आपको 120 रुपए किलो मिलता था। तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जाते हैं, और इस हल्के से हमने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, हम लोगों को बताते हैं कि आप लोग जो है वो सोच समझ कर वोट दें, फैसला आपके ज़मीर ने करना है। आप देख लें, एक तरफ तो वो लोग हैं जिन लोगों ने 5 साल पाकिस्तान को नोचा, पाकिस्तान को करप्शन की नज़र कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर 28,000 अरब रुपए कर्जा चढ़ा दिया, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, सब्सिडियां दे देकर अपने लोगों को उन्होंने मईशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब इन सब चीज़ों के तदारुक के लिए आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ही बेस्ट वज़ीर आज़म हो सकते थे, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे हलके की आवाम मियां नवाज शरीफ को वोट करेगी, हमें वोट करेगी। इंशाअल्लाह हम मियां नवाज शरीफ को मजबूत करेंगे। मियां साहब, आखिर में ये बताइए कि वैसे तो उम्मीदवार को कोई भी इनकार कम ही करते होते हैं लोग, वोटर हर एक को हाँ करते रहते हैं,
वो कहते हैं क्या ताल्लुक़ ख़राब करना है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। आपकी असेसमेंट क्या है, आपकी ये बातें जो आप कर रहे हैं इससे लोग कायल होते हैं? जी बिल्कुल, लोगों को हम बताते हैं असल हकीकत। जब तक आप तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो आवाम को नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपनी कारकर्दगी नहीं बताएंगे। अब यहाँ से फ़र्क हबीब साहब यहाँ पर MNA रहे, यहाँ पर MPA जो हैं वो डी टाइप कॉलोनी से मियाँ वारिस साहब रहे, तो मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने यहाँ में बसने वाली आवाम के लिए किया। यहाँ पर तहरीके इंसाफ के जो साथी आज छोड़ कर आए हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, मैंने इनसे भी यही डिमांड की है, इनसे मैंने पूछा है कि बताएं जी आपने क्या किया है, आपकी कारकर्दगी क्या है, क्या आपने कोई नया स्कूल बनाया, कोई नया कॉलेज बनाया, कोई नई कोई चीज़ आवाम के लिए की? तो सिवाय महंगाई और बदतमीज़ी के, माफ़ कीजिएगा, इनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। आप पहले किस जमात में थे? जी मैं पहले PMLN से था और थोड़ी देर इनसे नाराज़गी हो गई और ये काम मियाँ साहब का हल्का हमसे चेंज हो गया था, तो उसके बाद इधर आबस साहब थे और शफीक साहब थे। मियाँ साहब ने हमारे हल्के में ये 10 गलियाँ सारी PCC करवाई, तकरीबन 3500-3600 फुट जो PCC गलियाँ करवाई हैं इसी CC 98 में, और इनके ही दौर में काम हुआ है जो भी हुआ। और जब हम PTI में गए उधर सवाए हमें यही चीज़ें बताते रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे और 50 लाख घर देंगे, सुनहरी ख्वाब दिखाते रहे हैं। डॉक्टर साहब ये आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने ये जो हमारे हलके में मसाइल जागर करने के लिए आए हैं। हम आपको फिर बताते हैं कि जब मियाँ साहब थे इधर उस वक्त हमारे हलके में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए। जैसे अभी असल में टाइम के हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं ना कि अभी ये बताइए कि आप PMLN के थे, फिर आप PTI में चले गए, जी जी, अब दोबारा PMLN में मुस्लिम लीग नून में आ गए। जी जी, आप इनसे क्या तवक्कुआत हैं कि ये जीत के क्या करेंगे? ये हमारी ना जैसे आप कह लें कि खुशकिस्मती है कि मियाँ ताहर जमील साहब इसी हलके में वापस आए हैं। इनका हल्का चेंज हुआ था तो हमने इनके हलके में उधर जाके भी कंपेन की और हमारे हलके में इन्होंने ये पार्क 5 नंबर स्टॉप में दिया और मॉडल बाज़ार दिया और जितने भी हमारे काम रहते थे ना तो वो इन्होंने काम करवाए हैं। आपका क्या नाम है जी? मियाँ आसफ जी, मैं CC 98 में अपना वाइस चेयरमैन हूँ तौर यहाँ। मियाँ आसफ मेरा नाम है। तो आजकल आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? हम PMLN को कर रहे हैं, मियाँ ताहर जमील और आबद शेर अली साहब को। हम पैदाइशी मुस्लिम लीग की हैं, पहले भी इनके साथ। तो हल्के में कैसी पोजीशन है इनकी? माशाल्लाह जी 99%। माशाल्लाह। मियाँ साहब बड़े प्यार वाले चीज़ आ, दुआवां कर करके इन्होंने अपने हल्के च आंदा ते PTI इस गल्लों छड्डी है भी जो नवाज शरीफ ने हुकूमत छड्डी वो 2 रुपए रोटी सी ते PTI जाके 20 रुपए रोटी, तो फिर छड्डनी पैंदी है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आजकल आपका टाइम बहुत कीमती है, बड़ा मसरूफ़ हैं आप और आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मियाँ ताहर जमील साहब की गुफ्तगू सुनी, उनके सपोर्टर्स की गुफ्तगू सुनी। अब हम कोई और उम्मीदवार देखते हैं जो भी आज हमें मिल गया रैंडमली। आप वादा है आपसे जो भी मिल गया सब की बातें सुनवाएंगे। हम चलते चलते चौधरी आबद शेर अली, बहुत सरगर्म मुस्लिम लीगी रहनुमा, साबक MNA, साबक मेयर फैसलाबाद चौधरी शेर अली के साहबजादे उनके इंतखाबी दफ्तर पहुँचे हैं। आइए देखते हैं, इधर ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि चौधरी आबद शेर अली साबक MNA हैं। पार्लियामेंट में जो नाम कौमी असम्बली में फैसलाबाद की जो नुमाइंदगी होती है उसमें बड़ा भरपूर तरीके से चौधरी आबद शेर अली की तकरीरें बड़ी मशहूर होती हैं। बहुत एक जो हॉक्स होते हैं पार्टी के उनमें शुमार होता है इनका। चौधरी शेर अली साबक मेयर फैसलाबाद उनके साहबजादे हैं। तो आज इनकी इंतखाबी मुहिम, इनके ऑफ़िस में, इंतखाबी ऑफ़िस में हम मौजूद हैं और इनकी इंतखाबी मुहिम जो है उसके बारे में बात करते हैं कि किस कदर पर उम्मीद हैं। जो सब कामयाबी के हवाले से बताइए व्यूअर्स को, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह आप तो हमें बड़ी देर से हमारी सियासत को जानते हैं, चौधरी शेर अली साहब की सियासत को जानते हैं। हम तो अल्लाह के फजलो करम से 2018 का इलेक्शन भी जीते थे, तो हमारा RTS सिस्टम बंद करके अगले दिन जाके मुझे 1100 वोट से हरवा दिया गया, जिसमें 18,000 वोट के ऊपर डबल स्टैम्प था और उसके अलावा बेशुमार वोटों को ज़ाया किया गया, जैसे भी चोरी की गई। लेकिन डाका मारकर उन्होंने जिन लोगों को लेकर आए उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया, हल्के का भी किया, मुल्क का भी किया।
تو ہم حلقے کی عوام کے اندر رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی چودھری شیر علی صاحب کی قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہم الیکشن بھی جیتیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری سیٹیں چوری کی گئی تھی ماضی میں, انشاءاللہ اس کو بھی واپس لیں گے اور عوام کو ڈلیور کریں گے. ڈوگر صاحب میری تو خواہش تھی کہ آپ کو جائیں حلقوں میں, ذرا خود ہی لوگوں کے ویوز لے لیں کہ جو لوگوں کی حالت ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی ہے, بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے, گیس کی شارٹیج کا مسئلہ ہے, لوگوں کے بڑے جینون ایشوز ہیں. تو ہم اس کو فیس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈلیور کیا ہوا ہے. لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر اعتماد کرتے ہیں. تو جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. جو صاحب یہ اس بار جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ کے لیے الیکشن, 2018 کا الیکشن مختلف تھا. اس میں مہنگائی کی اس کی شرح میں جس قدر اضافہ ہوا, اس میں ایک خاص جو ایلیمنٹ ہے, لوگ اس کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس کا تسلسل سمجھتے ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ کا جو آپ کا سوا سال کی گورنمنٹ آئی تھی, تو لوگ ابھی ایک پروپیگنڈے کا اثر سمجھ لیں, اس کو کچھ سمجھ لیں, اس کو کس طریقے سے آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ سر دیکھیں, ہم عوام, میں نے تو آپ کو کہا ان کے گریونسز جو عوام کے ہیں وہ جینون ہیں, لیکن جو کنٹینیوٹی ہے آئی ایم ایف پروگرام کی جو عمران خان نے سائن کی اور 3 مہینے اس کو ڈیلے کیا, جس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز اور ہمارے ہاتھ سے پھر ہر چیز نکل گئی, کھسکتی ہوئی نظر آئی. اور اس کے بعد پاکستان کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کرنا تھا. جب اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا, اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ معاشی بحران ہوتا جیسے پاکستان سری لنکا بن جاتا, نہ پھر سیاست رہنی تھی نہ پھر ریاست رہنی تھی. ہم نے اپنا ووٹ جو کیپٹل ہے اس کو لوز کیا, کوئی شک نہیں. جو ہم نے حکومت کی وہ سخت ترین فیصلہ تھا. اگر وہ نہ لیتے تو خدا نخواستہ ملک ٹوٹ بھی سکتا تھا. ہم نے ریاست بچائی ہے, سیاست بھی بچا سکتے تھے, ہمیں تو پھر پکڑ ہی نہیں سکتے تھے کسی بھی جگہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈوگر صاحب ملک رہتا تو سیاست ہونی تھی. تو مسلم لیگ نون نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے ملک بچانے کے لیے. اب انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اعتماد ہے ہم پر, ہم ملک کو اسی طرح ٹریک 1 پہ لے کر جو لوگوں کی معاشی حالات ہیں اس کو بہتر کریں گے, بجلی کی قیمتوں کو کم کریں گے, گیس کی قیمتوں کو کم کریں گے. جو نواز شریف کے پروجیکٹس تھے, LNG ٹرنل انہوں نے کراچی سے لے کر لاہور تک بچایا تھا, انڈسٹری کو انہوں نے LNG دینی تھی, انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا. ہماری ساری ڈیل تھی قطر سے اور دوست ممالک سے. تو وہ جب آپ کنٹینیوٹی پالیسیز کا نہیں رکھیں گے تو پھر یہی حال ہے. ملک میں گیس نہیں ہے, انڈیا چاند پہ پہنچ رہا ہے, پاکستان میں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پھر لوڈ شیڈنگ پاکستان میں شروع ہوگی. ہم نے تو 4 روپے فی یونٹ لوگوں کو بجلی دی تھی, اب یہ عمران خان 52 روپے کر گیا بجلی کا فی یونٹ. ہم نے پاکستان کی عوام کو جو انڈسٹری ہے اس کو 10 سے 12 روپے فی یونٹ بجلی دیتے تھے, عمران خان کی وجہ سے یہ اب 63 روپے فی یونٹ ہو گئے. تو دیکھیں, جب آپ کلاڑا پکڑ کے عوام اور انڈسٹری کے پیچھے چڑھیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کی قیادت میں ماضی میں بھی ڈیلیور کیا ہے. لوگ نواز شریف کو جانتے ہیں, نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو میں بہتری لائیں گے اللہ کے فضل. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں دوبارہ؟ جی انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. 2 تاریخ کو مریم بی بی بھی فیصل آباد تشریف لا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کا جوش آپ کو بتائے گا کہ لوگ نواز شریف کے ساتھ. تو آج کل آپ کے معمولات جو ہیں روٹین سے بڑے مختلف ہوں گے, کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں؟ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں, پھر فجر پڑھ کے قرآن پڑھ کے دوبارہ سوتا ہوں, جم جاتا ہوں اپنا ریگولر ڈوگر صاحب. جم 1.5 گھنٹے کے بعد میں صبح 10:30 بجے سے لے کر 12-1 بجے تک اپنے حلقے میں ہوتا ہوں. مجھے پتہ چلا آپ کوئی نماز مس نہیں کرتے؟ نہیں الحمدللہ کبھی زندگی میں نہیں کی. اچھا, ویسے ویورز کے لیے شاید یہ میں نئی نے بات اپنی ہوگی. 53 سال ایج ہو گئی ہے, تو الحمدللہ 40 سال سے تو مجھے نہیں پتا میں نے کبھی زندگی میں نماز مس نہیں کی. تو سوتے کتنے بجے ہیں آج کل؟ میں روٹین میں 1-2 بج جاتے ہیں سوتے. پہلے بھی یہی روٹین تھی؟ میں اتنے بجے سوتا ہوں, میں 1-2 بج جاتے ہیں مجھے سوتے, لیکن میں صبح فجر کے ٹائم اٹھتا تو. اب آپ
अपना इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं या चौधरी साहब भी उसी तरह एक्टिव हैं? चौधरी शेर अली साहब, उनके बगैर तो हम अपना वजूद ही नहीं तसव्वुर करते। और चौधरी शेर अली साहब टेलीफोन पे लड़े इलेक्शन, घर बैठ के लड़े, और ख़ुद भी तशरीफ़ लेकर जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, शुक्रिया। मोहल्ला नूरपुरा पहुँचे, ये गंदे नाले के करीब स्ताना रोड पर। यहाँ शेख यूसुफ जो PP 114 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनसे मिलते हैं। इस हलके में बहुत दिलचस्प सूरत हाल थी। पहले यहाँ से मुस्लिम लीग नून के एक साबिक MP है और मुस्लिम लीग नून के जो सिटी सदर हैं शेख एजाज अहमद, उनको टिकट दिया जाना था और वो यहाँ से मुंतखब MPA भी रहे हैं। लेकिन इस बार ये टिकट शेख एजाज को नहीं दिया गया बल्कि शेख यूसुफ को दिया गया। शेख यूसुफ साबिक डिप्टी मेयर भी हैं, उनके इस जलसे में हम पहुँचे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मोहम्मद यूसुफ PP 114 से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, डिप्टी मेयर हैं फैसलाबाद के साबिक। बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री है उनकी पॉलिटिक्स में, सूबाई असम्बली का टिकट मिला, बहुत सब के लिए एक इस हलके के लिए बहुत अज़म रखते हैं, बहुत जवान अज़म है, बहुत इनके जहन में प्लान है कि वो क्या करना चाहते हैं। जानते हैं उनसे, एक जलसे में हमारी उनसे मुलाकात हो गई है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मसरूफ़ टाइम है आपका, बस थोड़े से हमारे व्यूअर्स के लिए क्या इरादे हैं आपके? जी शुक्रिया सिटी 41 जी। जैसा भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है मुझे बतौर MPA, इंशाल्लाह मैं अपने हलके को डिलीवर करूंगा। और मेरे हलके में जो मेन मैं समझता हूं, जब मैं डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने चीज़ें देखी थी कि फैसलाबाद में सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ मीठे पानी का है जी। उसके बाद पार्क्स हैं, को अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, ये चीज़ें हमें चाहिए, इसको ग्रीन करना पड़ेगा। सड़कें जो 4 साल में PTA के दौर में बिल्कुल जो सड़कें हैं नहीं बन सकी, सीवरेज बिल्कुल निज़ाम सीवरेज का ख़त्म हो चुका है। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, स्ट्रीट लाइट है, लोगों को गैस नहीं मिल रही घरों में, उसका जो एक इन्होंने प्रोग्राम भी दिया है कुछ घंटे के लिए, वो भी सही नहीं आ रही। मगर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रॉपर है। तो आवाम समझ रही है कि इंशाल्लाह पहले भी जैसे 2013 से 18 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को इस दलदल से निकाला था, तो अब भी इंशाल्लाह 8 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे और पाकिस्तान के मसाइल हम उनकी इंशाल्लाह रहनुमाई में हल करेंगे। और ये मैं समझता हूँ हल्के की बड़ी खुशकिस्मती है कि मियां इरफान मनान साहब और मेरी अल्लाह ने एक जोड़ी बनाई है और हम मिल के इंशाल्लाह दोनों भाई इस हल्के की बेहतरी के लिए भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ईमानदारी से हम ये काम जो रहते हैं पेंडिंग है, लोगों के मसाइल हैं, इनको हल करेंगे। क्योंकि हमारा आपने देखा है कि बतौर डिप्टी मेयर भी मैंने कोई फैसिलिटी, कोई चीज़, कोई ऐसी जैसे लोग करते हैं कमीशनें, ये वो मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। ये इंशाल्लाह हल्के के जो फ़ंड है, मेरा ईमान की हद तक एक मेरा यकीन है कि जो फ़ंड MPA को मिलते हैं, MNA को मिलते हैं, अगर वो हल्के पे लग जाएं तो कोई शुबा नहीं है इसमें कि उनके तमाम मसाइल हल ना हो सके। तो इंशाल्लाह अपने 5 साल टेनोर में मैं अपने अवाम के जो मसाइल हैं इनको हम हल करेंगे। नीचे स्कूलिंग सिस्टम सही करेंगे ताकि बच्चे तलीम, इन्हीं बच्चों ने आगे हमारा मुस्तकबिल है, इन्होंने आगे जाना है। इसको जैसे आप जदीद है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा और असम्बली में इसके ऊपर हम पूरा कानून साजी करेंगे, बिल इंशाल्लाह इसके पास करवाएंगे अपने शहर के लिए इंशाल्लाह। शेख साहब आपके हलके में टिकट की वजह से कुछ नाराज़गियाँ थीं, अब वो मामला जब शेख एजाज साहब मिले हैं और शफीक गुजर साहब है, वो मामला ख़त्म हो गए हैं, अब आपका साथ दे रहे हैं वो? जी कल शेख एजाज अहमद साहब ने जी अपने घर में माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज वो मेरे साथ कैंपेन भी करते रहे हैं। उनके जो दोस्त अहबाब थे जो उनकी, वो भी आज सारे निकल आए हलके में। अभी तक जो शफीक गुजर साहब ने हमें गो हेड नहीं दिया, ये वो अभी तक नहीं निकले हमारे साथ। तो उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह, आज उनकी भी राना सनाउल्लाह खान साहब से मीटिंग है रात को ही, तो उम्मीद है आज वो भी इंशाल्लाह राज़ी हो जाएंगे। क्योंकि हमारा एम कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ये शहर की तरक्की का है, पाकिस्तान की तरक्की का, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी हमारा
اس شہر کی ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، اور تاکہ مل کے جیسے شیخ حجاز صاحب نے آگے ہمارے ساتھ، تو شفیق صاحب بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی عزت احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ انشاءاللہ بطور MP ہی وہ کام کریں گے. اور جب میں نے لاہور میاں شہباز شریف صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ادھر بھی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا شیخ حجاز صاحب کو بھی اور چوہی شفیق گجر صاحب کو بھی کہ ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے آئندہ. آپ ابھی ینگ ہیں. انہوں نے کہا جی آپ بڑے موقع ہیں، آپ آگے بھی آپ MNA بھی بنیں گے، MPs بھی بنیں گے، آپ پارٹی کا وائلیشن نہ کریں. تو دونوں نے ادھر میاں شہباز شریف صاحب سے شیخ حجاز صاحب نے بھی وعدہ کیا اور شفیق صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ ہم پارٹی کا ساتھ دیں گے، شیخ یوسف کا ساتھ دیں گے. تو انشاءاللہ شیخ حجاز صاحب تو آج انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی، آج باضابطہ وہ حلقے میں نکل آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور میرے لیے، اور انشاءاللہ شفیق صاحب بھی نکلیں گے. شفیق صاحب آخر میں یہ فرمائیے کہ آپ کے ویورز سن رہے ہیں، آپ کے ووٹر سن رہے ہیں آپ کے حلقے کے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے 8 فروری کے حوالے سے؟ 8 فروری کے حوالے سے یہی پیغام ہے جی کہ اب جو 18 سے 22 تک اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، جس ایجنڈے کے تحت PTI کی گورنمنٹ آئی تھی ہمارے ملک میں، تو اب اس میاں شہباز شریف صاحب نے 16 ماہ کی گورنمنٹ نے اس ایجنڈے کو ختم کیا کہ ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. اب آگے بھی پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب نے IMF سے جان چھڑوائی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے، تو اب بھی میاں نواز شریف صاحب بھی IMF سے جان چھڑوائیں گے. تو یہ ٹیکسز کی جو بھرمار ہے جو وہ کم ہوں گے ٹیکسز IMF سے جان چھوڑنے کے بعد، تو عوام کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ. جیسے پہلے ملا تھا، کاروبار چلیں گے عوام کا. جب ہمارا صنعتی شہر ہے، صنعت کا پہیہ چلے گا تو انشاءاللہ عوام کو روزگار بھی ملے گا، عوام خوشحال ہوں گے اور کاروبار چلے گا تو عوام خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. جی اس وقت ہم موجود ہیں میاں عرفان منان جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں NA 101 سے. بہت ہی دبنگ قسم کے سیاستدان ہیں اور ایک دبنگ سیاستدان کے صاحبزادے ہیں میاں عبدالمنان صاحب کے، جو 2 دفعہ MNA رہے، تاجر رہنما بھی رہے اور بہت مقبول ہیں اپنے حلقے میں. اس بار ان کے صاحبزادے میاں عرفان منان وہ خود میدان میں ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیمپین کیسی ہے. ویسے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے کراؤڈ میں کتنا جوش جذبہ تھا، کتنا ریسپونسو کراؤڈ تھا، اور لیکن یہ جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی کیمپین سے کس قدر مطمئن ہیں اور 8 فروری کا جو سورج ہے اس کے حوالے سے کیا ذہن رکھتے ہیں کہ وہ کس کا سورج ہوگا، کس کی فتح کی نوید لے کے آئے گا. میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. کہیے گا 8 فروری کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ خود اتنی ٹھٹرتی سردی میں یہاں پر تشریف لائے، اور آپ کو یہ کراؤڈ دیکھ کے 1 منٹ کے لیے بھی اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ یہ سردی والا کراؤڈ ہے، یہ جنونی کراؤڈ ہے، یہ نواز شریف کے چاہنے والوں کا کراؤڈ ہے، اور یہ پورے حلقے میں یہی پلس ہے. آپ میرے ساتھ ایک دن گزاریں، میں گٹی سے لے کے سرفراز کلونی تک، ڈھوڈی والا اور باقی ملحقہ آبادیوں منصور آباد میں جا رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے یہی رسپانس ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے جیتنے جا رہی ہے، اور میاں نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو ایک جب گورنمنٹ ختم ہوئی، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، تو ایک آپ کی گورنمنٹ بنی، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، لیکن لوگ اس کو تسلسل سمجھ رہے ہیں. مہنگائی کا ایشو تو ہے بہت بڑا، اس کو کس طرح ٹیکل، کیسے لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ اس میں وہ آپ سمجھنے کہ وہ تو آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تسلسل ہے، تو یہ ایکسپلین کر پاتے ہیں آپ؟ پاکستان کے عوام بہت سمجھدار ہے، شعور رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ مقابلہ اور موازنہ کرنا ہے، تو 13 سے 18 کے پاکستان کا وہ کریں. 18 سے 22 کا پاکستان تھا جو نیا پاکستان، جو پاکستان کی بدقسمتی والا پاکستان تھا، اور وہ تسلسل تھا ان معاہدوں کا کہ وہ ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا کے وہ IMF کے ساتھ سخت شرائط پہ قرضے لیے گئے، جس کی پرائز اور پولیٹیکل کیپٹل جو تھا وہ مسلم لیگ نون کو اس لیے ایگزاسٹ کرنا پڑا کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ مسلم لیگ نون بیٹھی تھی. لوگوں کو پتہ ہے کہ 13 سے 18 تک 1 روپیہ یونٹ ڈاکٹر صاحب بجلی کا نہیں بڑھا، 1 روپیہ مکعب فٹ آپ کی سوئی گیس نہیں بڑھی، عام آدمی کی پہنچ میں تھا. میں یہ نہیں کہتا حالات بہت اچھے تھے. اب لوگوں کی امید اور یقین نواز شریف ہے کہ نواز شریف آئے گا.
सनत के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी, आम आदमी की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा होंगी। और अगर लोगों को हमारी बात पे यकीन ना हो तो ये हज़ारों का मजमा जहाँ पर इकट्ठा ना हो, और ये सारे इन आबादियों के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने फैसला सुना दिया है कि इस हल्के में नहीं, पूरे फैसलाबाद में इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। कैसा लग रहा है मियाँ साहब, फर्स्ट टाइम आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सर तो कैसा एक लोगों का जोश जज्बा वलवला जब देखते हैं तो क्या एक आपके अंदर पैदा होता होगा एक ऐसा जज्बा कि इनके लिए कुछ करने को जी चाहता होगा? बेशक मैं समझता हूँ ये जितनी मोहब्बतें हैं लोगों की, इसके पीछे मियाँ मनान साहब की एक लंबी सियासी जो है वो इनिंग है जो अपने रुफ़क़ाकार के साथ उन्होंने इस हल्के में खेली। और मैं जिधर जाता हूँ वहाँ पर जो रिस्पांस मिलता है उसमें मेरे वालिद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों के साथ ताल्लुक़ है, वो एक दहाई पे नहीं, वो 2.5 दहाइयों पे मुश्तमिल है। और लोग इतना प्यार करें। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये ढूडी वाला, ये कमोका बरादरी का अक्सरीती डोमिनेटेड, आप अक्सरीती जो इलाका समझ सकते हैं, ये 2-2.5 यूनियन काउंसिलें, और आप इर्द गिर्द कैमरे की नज़र दौड़ाएं तो ये कमोका बरादरी अल्लाह के फजलो करम से ये इरफान मनान बनकर इलेक्शन लड़ रही है, ये शेख यूसुफ बनकर इलेक्शन लड़ रही है। लोगों ने फैसला कर लिया है कि भाई अब सियासी शोबदाबाजियाँ नहीं चलेंगी, जो काम जिन्होंने करके दिखाया, जो काम करने वाले हैं। 13 से 18 तक मैं बतौर चेयरमैन वासा, बतौर मियाँ मनान साहब का वर्कर सिपाही, मैंने उनके असिस्ट किया। मेरी टीम, मेरे भाई चेयरमैन हजरात जितने हैं मेरे साथ उस वक्त के कनेक्टेड हैं। और आज मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं हर गली मोहल्ले में नहीं जा सकता, ये सारे मेरे भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा सियासी सफ़र है, अब ये सियासी सफ़र अब चेंज हो गया एक ज़ाती तल्लक में, एक भाईचारे में। और हमारा अब जो रिश्ता है ये एक अटूट रिश्ता है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला इरफान मनान और शेख यूसुफ नहीं जीतेंगे, ये पूरा हल्का और ये मेरा पूरा ख़ानदान जीतेगा इंशाअल्लाह। सब आखिर में सिर्फ ये बताइए कि आपके हल्के में इन सालों में जिनमें आप इक़्तिदार में नहीं रहे, किस किस्म के मसाइल आपको नए सिरे से सामने आ रहे हैं? डॉक्टर साहब, सड़कों का जो एक होता है बुनियादी मसला कि O&M जो होती है, मेंटेनेंस जो करनी आती है, इन्होंने वो भी नहीं करवाई। मिसिंग लिंक्स थे गैस के, इन्होंने वो नहीं करवाए। बिजली के एक्सटेंशन जो आबादियाँ थी वहाँ पर वो नहीं लगी। सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का मसला है। मैंने अपने दौर में मैंने फ्रेंच असिस्टेंस के साथ 1.5 करोड़ गैलन पानी प्रोजेक्ट किया, 3 करोड़ गैलन का सॉफ्ट इनाग्रेशन करवाई। इंशाअल्लाह ताला मुंतखब होकर फैसलाबाद की पॉलिटिकल एलीट उसका इनाग्रेशन करेगी। और इस इलाके की नहीं, पूरे फैसलाबाद की महरूमियाँ जब भी दूर की हैं वो मुस्लिम लीग नून ने दूर की हैं। यहाँ पर मसले हैं और इंशाअल्लाह ताला जज्बा है। मुझे शौक़ है, पहले से काम करके दिखाया है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मौका दिया। इन लोगों के साथ ऐसा रिश्ता और ऐसा तल्लक बनाएंगे कि किसी को आने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेगी। इनके डोर स्टेप्स पे इनके मसले हल करेंगे। शेख यूसुफ मेरे साथ इस हल्का से सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, वो भी शौक़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जज्बे से लड़ रहे हैं। ये शौक़ और जज्बे का मुँह बोलता सबूत है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में स्टेटिक ठंड में खड़े हैं। मियाँ साहब, आखिर में लास्ट वर्ड स्क्रीन पे अपने हल्के के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने हल्के के आवाम को बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि पूरे हल्का के अंदर शेर धाड़ रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि किसी बहकावे में, किसी दिल फ्रेम नारे का दोबारा जो है शिकार मत होइएगा। अपने शहर के लिए, अपने इस हल्का के लिए और पाकिस्तान के लिए वो फैसला कीजिएगा कि कल को किसी को परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे मियाँ इरफान मनान, NA 101 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। आज मुख्तलिफ उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात करवाई। नेक्स्ट वीक दोबारा हाज़िर होंगे, नए मेहमान होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।